नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ सानी सहरने। इस बार हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो एक छोटे से गांव सनोरा, जो कि जिला दतिया से आता है। इस छोटे से गांव से निकलकर उन्होंने एक लंबी महत्वपूर्ण यात्रा अपने जीवन में तय की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि से भी आते हैं, साथ में समाज सेवक भी हैं, लेखक भी हैं, पत्रकार भी हैं। और हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा की, जो कि अभी पिछले 3 महीने पहले ही प्रदेश बीजेपी प्रदेश कार्यालय के जो है कार्यपालन मंत्री भी थे। वहां पर पूरा कार्यकाल उसका उनके हाथों में था, अभी पिछले 3 महीने पहले ही। और अभी अगर हम उनकी बात करें तो छोटे जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन जो ब्लाइंड होते हैं, उनके लिए तो उनका जीवन समर्पित है। साथ में बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़े रहे और राष्ट्रीय विचारधारा से बड़े प्रभावित रहे, और पत्रकार भी हैं। अधिमान्य पत्रकार होने के साथ साथ उन्होंने पीएचडी करने के लिए वे उज्जैन भी गए। कई महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन करते हुए डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा आज इतने बड़े पद पर जो है विराजमान है, और कई महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर भोपाल में उनका जो निवास है, जो उनका कार्यालय है, वहां से बैठकर वो निर्वहन कर रहे हैं। आइए मुलाकात कीजिए डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी नमस्कार सर। जैसा कि हमने आपका परिचय दिया, सर, जिस तरह से आप छोटे से गांव से आते हैं, तो सर आप बचपन से ही बड़े मतलब राष्ट्रीय विचारधारा से प्रभावित रहे। इतना आपने पीएचडी करने आप उज्जैन आए, भोपाल से भी पढ़ाई की। कैसे इतना लंबा, की प्रेरक कौन रहा आपके पीछे, प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे लगता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा, और शाखा में हमारे जो शाखा के उस समय के अधिकारी होते थे वही हमारी प्रेरणा का केंद्र है। और मुझे लगता है जीवन में जो भी कुछ कर सके वो संघ की शाखा और शाखा के द्वारा दिए हुए संस्कारों के कारण ही है। सर, आपकी पृष्ठभूमि में मतलब जिस तरह का आपका जो मुकाम है, और कौन है ऐसा जिससे कि आपने उनको देख के बचपन से सीखा समझा, आपके माता पिता या आपके भाई बंधु? तो परिवार तो सबका होता ही है, माता पिता के आशीर्वाद और बड़ों के कृपा से ही सब कुछ होता है। लेकिन मेरे जीवन में एक ऐसे महापुरुष का बड़ा योगदान है जिनको हम सभी लोग, या मैं ठाकुर साहब के नाम से जानते थे। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे और मेरे गार्जियन थे। हम लोग अक्सर बोलते हैं कई बार, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। अगर अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य के रूप में अगर कोई होता है तो वास्तव में आदरणीय ठाकुर साहब पारबल सिंह जी मेरे लिए वही थे। सर, जैसा कि आपने ठाकुर साहब के बारे में बताया, किस तरह के व्यक्ति रहे वो भिंड के रहने वाले थे और वो संघ के प्रचारक थे। लगभग 65 वर्ष तक वो संघ का काम उन्होंने किया है। संघ के प्रचारक के रूप में उन्होंने जीवन की अंतिम सांस एक प्रचारक के नाते की है। पूरा जीवन समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित था। ऐसे महापुरुष का मुझे बहुत सानिध्य मिला है और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि उनके साथ रहने का, उनकी सेवा करने का मुझे अवसर मिला है। मुझे लगता है मेरे जीवन में अगर कुछ भी उपलब्धि है तो उनके आशीर्वाद से है, और आगे भी कुछ होगी तो उन्हीं की कृपा से होगी। सर, जैसा कि आपके बारे में जो वर्तमान में जो आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, उसमें विवेकानंद विधिक न्याय केंद्र के आप संस्थापक भी हैं, साथ में पूर्व में आप विश्व संवाद केंद्र के न्यासी भी थे, और जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र के केंद्रीय टोली के सदस्य भी हैं। सर, ये महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स हैं, क्या कार्य इसमें आपको दिया गया, कैसे इसका निर्वहन करते आए आप? देखिए, अगर मैं तीनों का अलग अलग बोलूँ तो विवेकानंद विधिक न्याय केंद्र है, वो छोटे बच्चों के लिए ऐसा एक स्थान है जिसको लीगल क्लिनिक कहें। हम लोगों का जो केंद्र होता है वहाँ अलग अलग विधा के वकील बैठते हैं। अगर किसी को कोई भी अपनी सलाह लेना है तो उनसे ले सकता है। तो वो एक अगर क्लिनिक, जैसे मैं कहते हैं कि डायग्नोस करते हैं बीमारी को और फिर एक्सपर्ट के पास भेज देते हैं। ऐसे हम लोग भी यहाँ जो भी समस्या लोग लेके आते हैं उस समस्या को डायग्नोस करते हैं। प्राइमरी उसको जो भी गाइडेंस दे सकते हैं वो गाइडेंस देते हैं, और इसके बाद संबंधित वकील के पास उसको भेज सकते हैं। वो अपनी अगर हमसे कोई सलाह और आगे कंटिन्यू करना चाहें तो कर सकते हैं। तो एक उसको एक बहुत अच्छा एक लीगल गाइडेंस मिलता है। ये काम विवेकानंद विधिक न्याय केंद्र करता है। साथ साथ में हम देखते हैं कई बार छोटे बच्चों के केस होते हैं, परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से वो परिवार उस केस को आगे नहीं बढ़ा पाता, नहीं लड़ पाता है, चाहे वो पॉक्सो के केस हो। वैसे तो सरकार वकील उपलब्ध कराती ही है, लेकिन फिर भी बहुत सारे मामलों में तो हमारा जो विवेकानंद विधिक न्याय केंद्र है वो ऐसे बच्चों को लीगल गाइडेंस देता है और उनके केस को लड़ता भी है, और निःशुल्क हम लोग उसके केस को लड़ते हैं। हमारे पास एक अच्छे सक्षम वकीलों की एक टोली है जो इस काम को बड़ी तत्परता से और बहुत ही ईश्वरीय कार्य मान करके करते हैं।
सर आपने बताया ये तो एक विश्व संवाद केंद्र के न्यासी और जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र के केंद्रीय जो टोली के आप सदस्य हैं, उसमें क्या काम आप करते हैं? विश्व संवाद केंद्र मूलतः है राष्ट्रीय विचार के जितने भी मीडिया से जुड़े बंधु होते हैं उनके बीच में काम करता है, पत्रकार जगत में ही काम करता है वो। और ये मूलतः संघ का ही एक संगठन है। संघ का मीन्स राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संगठन है। तो मैं उसमें भी काफ़ी लंबे समय मैंने काम किया है। इसके साथ साथ में जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र के बारे में आप लोग जानते होंगे कि जो आर्टिकल 370 और कैपिटल 35A इसके ऊपर जो काम हुआ है पिछले 2010 से ये अध्ययन केंद्र लगातार काम कर रहा है। पूरे देश भर में लगभग 10,000 हम लोगों ने सेमिनार सिंपोजियम किए हैं और देश के अंदर एक बिल बनाया, एक विचार बनाया कि आर्टिकल 370 हट सकता है और हटना चाहिए। और मुझे लगता है आर्टिकल 370 को हटने में उसका उस विचार का बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें देश के जुडिशरी सिस्टम से जुड़े हुए लोग, यूनिवर्सिटीज़ में, कई यूनिवर्सिटीज़ में उसका पीठ बनाई हुई है और इन सब ने मिलकर के उस क्षेत्र में काम किया है। तो देश का एक वातावरण बना, एक पॉलिटी सिस्टम में एक ऐसा लगा कि इस 370 को हटाया जा सकता है। और सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ने जो एक लंबे समय से भारत के मूल संविधान की व्यवस्था के खिलाफ एक जो क्लॉज था उसको हटाया है और भारत को पुनः एकता के सूत्र में बांधने का काम किया है। आपको ये भी बता दें दर्शकों कि डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जो हैं मध्य प्रदेश बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष भी थे, जो कि एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त पद होता है और उन्होंने उस पद पर रहते हुए बहुत महत्वपूर्ण काम किए। सर, इस पद पर जब आप विराजमान थे तो क्या कुछ जिम्मेदारियां, क्या कुछ क्रिटिकल केसेस और किस तरह की जिम्मेदारियों का आपने निर्वहन उस वक्त किया जब आप पद पे थे? मुझे लगता है, मैं ऐसा मानता हूँ, मेरे जीवन का सबसे अच्छा समय और अच्छा काम कोई है तो वह बाल आयोग अध्यक्ष के रूप में है, जो हम उन बच्चों की आवाज़ बनते हैं जो स्वयं अपनी आवाज़ को नहीं पहचानते या नहीं दे सकते। मैं अक्सर एक शब्द को बोलता हूँ, मुझे लगता है मैं आपके दर्शकों के माध्यम से समाज में शब्द जाना चाहिए। जब मैं देखता हूँ कि छोटे बच्चों के साथ में कोई यौन शोषण की घटनाएं सुनाई देती हैं और वो किस स्तर की, 2 साल के बच्ची के साथ, 3 साल की बच्ची के साथ, तो मुझे लगता है कि जो बच्चा अपना भला बुरा नहीं जानता। साथ साथ में मैंने एक और देखा, जब मैं इसके अध्ययन करता हूँ, एनसीआरबी के आंकड़े को देखते हैं तो एनसीआरबी के आंकड़े से जो डेटा निकल के आता है वो बताता है कि इन बच्चों के साथ जो अपराध होता है उसमें 90% से ज़्यादा अपराध उनके द्वारा होता है जिनको बच्चा पहले से जानता है या जिन पर बच्चा विश्वास करता है। तो मैं कई बार बोलता हूं कि जो बच्चे के सर पे हाथ रख के सहला रहा है, बच्चा ये नहीं जानता कि मेरे से वासना में बात कर रहा है कि वात्सल्य में बात कर रहा है। जब वासना और वात्सल्य का अंतर खत्म हो जाए तो समाज एक बहुत भयावह स्थिति में आता है और हम उससे गुजर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इनकी आवाज़ बनने का हमने जो काम किया है तो मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ और वास्तव में इन बच्चों के लिए काम करना चाहिए। समाज के प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है, क्योंकि एक जो बच्चे के साथ में घटना हो जाती है उससे जो विद्रोही एक उसका मानस बन जाता है, वो जीवन भर एक विद्रोही नागरिक और विद्रोही व्यक्ति के को जन्म देता है और ये सारी समाज की व्यवस्थाओं से उसको एक घृणा होने लगती है, क्योंकि वो समाज को उसी दृष्टि से देखता है, उसको लगता है समाज ऐसा ही होता है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है, संवैधानिक जिम्मेदारी तो है ही कि हम ऐसे बच्चों की आवाज़ बने और समाज में इस तरह के अपराधों को ना होने दें। मैंने उसमें काम किया है। मैं आयोग अध्यक्ष रहते हुए मैंने एक और अच्छा एक प्रयास किया था जिसमें मेरे पास बच्चों की समस्याएं अलग अलग आती थीं। आयोग अध्यक्ष के समय में मेरे पास लगभग 8,000 बच्चों ने पत्र लिख करके अपनी समस्या बताई और मैं आपके माध्यम से बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही। मैंने 8,000 बच्चों को ही जो यथासंभव उन समस्याओं का समाधान था वो लिख करके उनको जवाब दिया है। कितनी महत्वपूर्ण बात डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा ने हमें बताई है। आप भी सुन रहे हैं दर्शकों, ये भी देखिए कि क्या वो बच्चा जिसके सिर के ऊपर जो हाथ रख रहा है वो वासना क्या है या वात्सल्य का है, दोनों शब्दों में कितना बड़ा डिफरेंस सर ने बताया कि वो बच्चा यही नहीं जानता कि ये हम जो हमारे सिर पे हाथ फैला रहा है, हमको जो सहला रहा है, हमसे जो प्यार से बात कर रहा है, उसके मन में क्या छिपा है। और उसके बाद यदि वो अपराध उसके साथ हो जाता है, यौन अपराध हो जाता है, तो वो उसको पूरे जो उसके सामने लोग आते हैं वो उसको उसी दृष्टि से देखता है। और सर ने जैसे कि बताया 8,000 बच्चों ने अप्लाई किया था, उनके सामने यथासंभव जितनी हो सके बहुत बड़ी बात इस हमारे चैनल के माध्यम से सर बताने जा रहे हैं। सर, ये भी बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि बाल अधिकारों से जुड़े विषयों को आपने एक बड़े बड़े मंचों पे इस विषय को उठाया है, वो कौन से ऐसे मंच हैं जहाँ पर इन विषयों को आप उठाते आए हैं? मुझे आपसे शेयर करते हुए बड़ी खुशी हो रही होगी। मैं कहूँगा, आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश एक पहला राज्य था जिसने माइनर के साथ में अगर रेप केस होता है तो डेथ पेनल किया है
और मैं उस समय आयोग अध्यक्ष था, तो मुझे उसका एक पार्ट बनने का मौका भी मिला और मुझे लगता है विशुद्ध रूप से आयोग का ही कार्य था। सरकार ने इसको किया है, बाद में फिर और भी राज्यों ने किया है और भारत सरकार ने भी इसको लिया है। एक दूसरा मैं बताऊं कि अगर आरटीई देखें, आरटीई बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा कानून है, बहुत बड़ा हथियार है, जिसमें हम आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों को हम उन विद्यालयों में पढ़ाने का अवसर देते हैं जिनको हम आज के समय में बहुत बड़े विद्यालय कहते हैं। चाहे वो मैं बड़े विद्यालयों के नाम लूँ, डीपीएस से लेकर के जो बड़ी ब्रांडेड चैन होती हैं विद्यालय की, उसमें वो पढ़ने का उनको अवसर मिलता है। तो मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होगी, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो हिंदुस्तान में सर्वाधिक आरटी में बच्चों को जिसने एडमिशन दिया है और बच्चे पढ़ रहे हैं। लगभग 10 लाख से अधिक बच्चे हैं जो हमारे आरटीई के अंतर्गत मध्य प्रदेश में पढ़ रहे हैं। तो ये मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ा, बच्चों के मामले में बहुत सरकार की संवेदनशीलता का एक बड़ा उदाहरण है। देखा आपने कि जिस तरह से बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, उन्हें बड़े स्कूलों में पढ़ने का एक जो सपना होता है, वो सपना भी साकार सर के माध्यम से हुआ। कई ऐसे बच्चे जो दिल्ली पब्लिक स्कूल, संस्कार वैली, जो भोपाल के बड़े बड़े स्कूल्स हैं, उन स्कूलों में पढ़ने का सपना देखते हैं, वो भी आरटीई के माध्यम से, सर के माध्यम से कई बच्चे वहाँ पर आज पढ़ रहे हैं और अपना भविष्य संवार रहे हैं। सर, आपके साथ ये भी एक चीज़ जुड़ी हुई है कि चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन के अध्यक्ष की भूमिका में हैं आप, तो सर ये भी मतलब बच्चों से जुड़े हुए, आपका जीवन पूरी तरह से बच्चों को समर्पित है, ये ओवरऑल ये निकल के आ रहा है। तो सर, इस कंजर्वेशन में क्या कुछ देख रहे हैं आप? मैं जब कमीशन का चेयरमैन था और मेरा कार्यकाल कमीशन से समाप्त हुआ, क्योंकि एक निश्चित कार्यकाल के लिए कमीशन में आप चेयरमैन होते हैं, तो मुझे लगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो CWC के माध्यम से, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी या जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के माध्यम से बच्चों के लिए काम करते हैं, लेकिन उनका 3 साल का कार्यकाल खत्म होता है। उन्होंने इतना अच्छी जानकारी एकत्रित की है, बच्चों के मामले में इतनी इनको नॉलेज और संवेदनशीलता के साथ काम किया है, लेकिन प्रोफाइल बदलने के कारण से वो उससे अलग हो जाते हैं। तो मुझे लगा कि जिसने जीवन में एक बार भी बच्चों के लिए काम किया है, मुझे लगता है उसको पूरे जीवन भर बच्चों के लिए काम तो करना ही चाहिए। तो ये सोच करके मैंने चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन बनाया और मुझे बताते हुए आपको मैं आपसे बताना चाहूँगा कि पूरे देश भर के लगभग 24 स्टेट से लोग हमसे जुड़े हुए हैं। करीब करीब 8 कंट्री के लोग हमसे जुड़े हुए हैं। इसमें बच्चों के संबंधित कोई भी कानून आते हैं, बच्चों के संबंधित कोई समस्याएं आती हैं, हम उसको लगातार शेयर करते हैं। पिछले लगभग 6 वर्ष के करीब होने वाले हैं। हमने जब कोविड आया ही था और वेबिनार की दुनिया शुरू हुई थी, तब से हम लोग वेबिनार करते हैं चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन के माध्यम से बच्चों के लिए प्रत्येक रविवार को। तो अभी लगभग 298 उसका एपिसोड कंप्लीट हुआ है। तो हम लोग उसमें काम कर रहे हैं और मुझे लगता है देश भर में भी ही नहीं, दुनिया भर में एक सबसे एक प्रोमिनेंट एक प्लेटफॉर्म है जो बच्चों के लिए काम करता है और उसमें उसके बहुत ही एक्सपर्ट लोग जुड़ते हैं और प्रत्येक रविवार को 4 बजे से 5 बजे तक हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। ये अनवरत रूप से हम पिछले 5 साल से 6 साल से कर रहे हैं। 24 राज्य जुड़े हैं सर के साथ और 6 कंट्रीज, मतलब आप इंटरनेशनली आप काम कर रहे हैं। सर, ये भी एक प्रश्न उठ रहा है कि मध्य प्रदेश के बच्चों की स्थिति के बारे में क्या कहेंगे, कैसे उनके साथ यौन अपराध की स्थिति पर क्या कहेंगे, जो छोटे बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, मतलब खासकर बच्चियां, उन पर क्या कहेंगे? क्या स्थिति सुधरी है, कंट्रोल में है या इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है? देखिए, अगर मैं कहूँ एक भी बच्चे के साथ कोई घटना हो रही है तो काम करने की ज़रूरत है और हम जब तक नहीं कह सकते, जब तक हम पूरी तरह से इस बात के लिए आश्वस्त ना हो जाएं कि एक भी बच्चे के साथ ऐसी घटना नहीं होगी। ये काम जितना समाज का है, जितना कानून का है, जितना सरकार का है, उससे ज़्यादा काम समाज का है। तो मुझे लगता है कानून अपनी जगह पे काम करता है। कोई घटना होती है, पुलिस उसको पकड़ती है, सज़ा होती है। 20 से अधिक मामले मुझे ध्यान में मध्य प्रदेश में, जिसमें कम से कम 8 दिन से लेकर के 2 महीने के अंदर में फांसी की सज़ा भी हुई है। फांसी की सज़ा मिलना अपने आप में आप देखिए कितना बड़ा एक कानून का राज है, इसका एक संकेत जाता है। लेकिन मैं फिर भी यह मानता हूं कि जब तक समाज इसके लिए तैयार नहीं होगा, समाज का प्रत्येक व्यक्ति ये नहीं सोचेगा कि ये जो छोटे से बच्चे के साथ कोई घटना हुई, ऐसा बच्चा मेरे घर में भी है। अगर वो उस बच्चे को अपने बच्चे के साथ तुलना करने लगा तो मुझे लगता है एक भी बच्चे के साथ कोई घटना नहीं होगी। मैं मध्य प्रदेश की सरकार को, मध्य प्रदेश की सरकार के जो भी मुखिया हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारा प्रशासन है, मैं उसको वास्तव में इसके लिए सराहना करता हूँ कि बहुत अच्छा काम हुआ है। कोई भी घटना होती है, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि 8 दिन के अंदर में भी फांसी की सजा हुई है, इससे समझ में आता है कि हमारा सिस्टम कितना जागरूक है। कभी भी कोई घटना पर तुरंत उस पर कार्रवाई भी होती है। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा, इसको एक गलत तरीके से एक प्रसारित किया जाता है कि जिन राज्यों में केस रजिस्टर्ड ज़्यादा हो रहे हैं वहाँ अपराध ज़्यादा होते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि वहाँ का ट्रांसपेरेंट सिस्टम होने की वजह से लोग अपनी घटनाओं को रजिस्टर्ड करा लेते हैं।
तो मैं ऐसा मान रहा हूं कि अगर अधिक घटनाएं रजिस्टर्ड हो रही हैं तो इससे राज्यों को भी और उसको डरना नहीं चाहिए, यह मान करके इसमें एक सकारात्मक बात भी है कि लोगों को होने वाले अपराधों के साथ में वहां तक पहुंच जाते हैं। वरना किसी छोटी बच्ची के साथ अपराध होता है तो सबसे पहले तो बच्ची छुपाती है उसको, बच्चे परिवार को पता चले तो परिवार छुपाता है, परिवार की बदनामी बेइज्जती हो जाएगी, मोहल्ला पड़ोस गांव वाले। तो इतने 7 समंदर पार करने के बाद मानता हूं कि वो एक केस रजिस्टर्ड होता है। इसलिए अगर केस रजिस्टर्ड हुआ है तो प्रशासन को भी, शासन को भी और समाज को भी इसको इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि अगर कोई घटना हुई है तो अपराधी को सजा कैसे अधिक से अधिक कड़ी सजा मिले, जिससे और किसी का अपराध करने की हिम्मत ना हो। सर बहुत सही बात कही है कि जिस तरह से लोग छुपा जाते हैं बच्चों के साथ यौन अपराधों को, उसको बहुत ही प्रमुखता के साथ घर के परिवार के लोगों को ही बाहर निकाल कर लाना पड़ेगा, रजिस्टर कराना पड़ेगा। सर क्रिकेट एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड्स, सर इसके भी आप अध्यक्ष हैं और इसके लिए आप क्या कर रहे हैं सर? एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम उन बच्चों के लिए काम करते हैं जो दुनिया नहीं देख सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बगैर आंखों के तो क्या देखा जा सकता है, लेकिन ये बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट के मैदान में 6 मारते हैं और कैच लेते हैं, रन आउट करते हैं, और वो खुशी मिलती है जो मुझे लगता है वानखेड़े स्टेडियम से देख करके पूरा देश जैसा खुश होता होगा, वैसे हमारे बच्चों को खुशी मिलती है, उनको देख करके लोग भी खुश होते हैं। हमारे पास मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 2000 बच्चे हैं जो कि ब्लाइंड हैं और हमारे इस खेल के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं। 1000 बच्चियां ऐसी हैं कि जो लगभग इस खेल के माध्यम से हमसे जुड़ी हैं। हम देखें कि ये बच्चियां देश और विदेशों में भी खेल के आई हैं। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होगी, मध्य प्रदेश की 3 बच्चियां हैं जिन्होंने अभी इंटरनेशनल खेला है, वर्ल्ड कप जीता है। सम्मानीय प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति जी ने उनको बुलाया था और उनके साथ में बड़ा एक उनको प्रोत्साहित किया और डिनर दिया है। इसमें 3 बच्चे हमारे मध्य प्रदेश की हैं और वो इतनी छोटी छोटी जगह से हैं कि आप कल्पना करेंगे तो ऐसा लगेगा मध्य प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ एरिया है, लेकिन वहाँ से एक दिव्यांग बच्ची, एक ब्लाइंड बच्ची बाहर निकलती है और इस देश का नाम दुनिया के अंदर रोशन करती है। मुझे लगता है ये बहुत बड़े संतोष की बात है और हमारा जो एसोसिएशन काम कर रहा है उसके माध्यम से हम ऐसे बच्चों को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और ऐसे बच्चों को अपनी प्रतिभा को दिखाने का जो अवसर मिल रहा है, यह एक बड़ा ऐसा लगता है कि मनुष्य के रूप में जीवन को सार्थक करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। बहुत ही बढ़िया सर, आपका जीवन परिचय और आपके जो प्रयास है वाकई सर मायने रखते हैं और मध्य प्रदेश के बच्चों को आपकी ज़रूरत है। सर मन की बात हम आपसे करेंगे कि मन की बात के आप मध्य प्रदेश के संयोजक भी हैं, तो सर नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात से बच्चों को भी एग्जाम के टाइम पे भी मंत्र देते हैं, टिप्स देते हैं, उनकी एंग्जाइटी दूर करते हैं। सर आप बता रहे थे कि 100 एपिसोड जो है आपने कंटिन्यू करे हैं, क्या कुछ कहेंगे? मन की बात एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मुझे लगता है दुनिया के अंदर जब से रिकॉर्ड बनना शुरू हुआ होगा या कोई भी रिकॉर्ड लिखना या बनाना शुरू किया होगा तो सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम कोई इस धरा पर अभी तक हुआ है तो मन की बात है। जब प्रधानमंत्री जी मन की बात बोलते हैं तो 100 करोड़ के लगभग लोग सुनते हैं उसको, कई देशों में सुना जाता है। पर सर आपका इसमें कितनी भूमिका रही? और सबसे बड़ा आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री उन विषयों को बाहर निकालते हैं कि कई बार पड़ोसी होने के नाते हमें पता नहीं होता है। सतना का एक कुशवाहा है, वो अपने घर में अलग अलग तरह की खेतियां करते हैं और उससे खेती की उन्होंने सब्जियों की कई वैरायटीज़ खड़ी की हैं। उनका उल्लेख प्रधानमंत्री जी करते हैं। जब मोहल्ला पड़ोस वालों को पता चलता है हमारे पड़ोस में रहने वाला इतना बड़ा काम करता है कोई व्यक्ति, तो मैं देखूं कि मध्य प्रदेश में भी हम लोग लगभग इसको 55,000 स्थानों पर प्रत्येक जब प्रधानमंत्री मन की बात बोलते हैं तो स्थान पर इकट्ठे होकर के अलग अलग लोग सुनते हैं। हम लोगों ने इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया है, वो देश में पहला एक्सपेरिमेंट है। हमने 100 एपिसोड होने पर लगातार 100 घंटे नॉट आउट 100 एक मन की बात का कार्यक्रम किया था, जिसमें 100 वक्ता, 100 घंटे और हर एक एपिसोड का स्पीकर होता था, 100 वक्ता थे। 100 घंटे में कोई भी रिपीट नहीं हुआ और इस काम के लिए हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया था, एशिया लिम्का बुक में भी अपने आप को दर्ज कराया है। तो मुझे लगता है दुनिया का एक बड़ा अनूठा कार्यक्रम है जो प्रधानमंत्री जी ने मन की बात करते हैं, उस पर हम लोग एक रिसर्चर के रूप में काम कर रहे हैं और एक मुझे ऐसा लगता है सर्वाधिक लोकप्रिय इस धरा पर होने वाला प्रधानमंत्री जी का यह वक्तव्य है, जो कि हर एक कैटेगरी, जो व्यक्ति जिस तरह का है, अगर वो विद्यार्थी है तो उसको नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है, अगर वो सैनिक है तो उसके लिए बहुत उपयोगी कार्यक्रम है, वो शिक्षक है तो एक आदर्श शिक्षक कैसे बन सकता है उसके लिए, तो समाज के संपूर्ण पहलुओं को छूने वाला यह कार्यक्रम है। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि प्रधानमंत्री जी ने उसको बगैर किसी ब्रेक के जो उन्होंने तय किया है, प्रत्येक महीने का आखिरी रविवार मन की बात होना है। इतने सारे देश और दुनिया के व्यवधान आए लेकिन इस कार्यक्रम में कोई व्यवधान नहीं आया आज तक, और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उनके इन प्रयासों से समाज और देश में बहुत सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है।
आपको बता दें कि ये कार्यक्रम रविंद्र भवन में हुआ था। इसमें 22,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और ये जैसे कि सर ने बताया कि ये गिनीज बुक में इसका रजिस्टर किया है, लिम्का बुक में से भी सर्टिफिकेट मिला है, साथ में एशिया इंडिया बुक और OMG बुक में भी इसका सर्टिफिकेशन जारी है। आपको ये भी सर आपको आपके साथ एक और उपलब्धि जुड़ रही है, 2026 की ही बात है सर। दिव्यांग क्रिकेट को आपने जो है बहुत प्रमोट किया है, अभी आपसे थोड़ी देर पहले बात भी हुई थी, तो सर लेटेस्ट इसी साल की बात है, जो कुछ आप बताना चाहें। पिछले महीने में यहाँ भोपाल में एक कार्यक्रम हुआ है, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होगी। आप गूगल पर सर्च करेंगे कि 100 घंटे लगातार क्रिकेट कहाँ हुआ है, तो आपको भोपाल का वो नेहरू नगर का ग्राउंड जो हम लोगों ने पिछले महीने में किया था वो याद आ जाएगा आपको। माननीय मुख्यमंत्री ने उसका उद्घाटन किया था और महामहिम राज्यपाल महोदय ने उसका समापन किया था। वो एक देश का पहला ऐसा कार्यक्रम है जिसमें सारी दिव्यांगता को हम एक अम्ब्रेला के नीचे लाए हैं। हम लोगों ने अलग अलग नहीं, ब्लाइंड को अलग देखा जाता है, अस्थिबाधित को अलग देखा जाता है, श्रवण बाधित को अलग देखा जाता है, जिसमें आप देखें तो जो MR जिनको हम मेंटली रिटार्डेड बोलते हैं, हम तो उसको विशेष योग्यता वाले ही बोलते हैं, उन बच्चों ने भी अपने क्रिकेट में बड़ा जौहर दिखाया और चौके छक्के मैदान में लगाए हैं। और मुझे बड़ी इच्छा है मेरी, जिस तरह से हम लोग टीवी पे IPL देखते हैं, कभी दिव्यांग IPL भी मैं करूं और पूरा देश देखे, ऐसी मेरी इच्छा है। आपको ये भी बता दें कि डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका जीवन बच्चों को समर्पित है। बाल आयोग के अध्यक्ष भी रहे, ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन के भी अध्यक्ष हैं और साथ में बच्चों के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। और जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनके लिए तो उनका जीवन कह लीजिए कि अब अंत तक उनके लिए समर्पित रहेगा, जैसा कि हमें मालूम पड़ रहा है। सर ये भी पता चल रहा है कि सर JJ एक्ट और ब्रेल लिपि में रामचरितमानस, ब्रेल लिपि में गीता, ये सब भी आप रखते हैं और बच्चों को आपके माध्यम से पढ़ने को मिलता है। मेरा मानना है कि अगर कोई ब्लाइंड है और उसको सारी जानकारी सब कुछ अध्ययन करने का अधिकार है। हमारे यहाँ ब्रेल लिपि है, लुइस ब्रेल जिसके जनक रहे, उन्होंने एक ब्रेल लिपि का आविष्कार किया और बहुत लोगों के लिए वो जीवन में प्रेरणा मिलती है उससे और वो सब कुछ पढ़ सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि हम लोगों ने तय किया कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है जो बेसिकली बच्चों के साथ है। और जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हम देखते हैं जो अपराध होते हैं उन बच्चे सॉफ्ट टारगेट होते हैं, वो बच्चे जिनको दिखाई नहीं देता है, उनको नहीं मालूम अपराधी कौन है, अपराधी को भी कोई वो प्रतिकार नहीं कर सकते, कोई दिखता नहीं है तो उसको भी एक सॉफ्ट टारगेट हो जाता है। तो ऐसे बच्चों के साथ घटना होती है लेकिन उसको अपने अधिकार नहीं मालूम होते हैं। तब हमने तय किया कि हम ब्रेल में सारा प्रिंट करवाएंगे और उन बच्चों तक हम पहुंचाते हैं, बच्चों को ब्रेल सिखाते हैं, बच्चे ब्रेल में उसको अपने अधिकारों को समझते हैं, पढ़ते हैं और इससे उनका एक पुलिस के सामने बताने का एक भय खत्म हो जाता है। उनको यह मालूम है मेरा अधिकार है, अगर मेरे को किसी ने गलत तरीके से छुआ है, मेरे को गलत तरीके से कोई उसने मेरे साथ व्यवहार किया है तो मैं उसकी शिकायत कर सकता हूं। उसमें इन तरह के सजाओं के प्रावधान है। वो अपनी बुक में ब्रेल में पढ़ करके बाकायदा किसी पुलिस के अधिकारी से अपनी ब्रेल पूरी चर्चा करता है। तो मुझे लगता है उनको इतना कॉन्फिडेंस मिलता है कि जो वो छुपाते थे उसकी बजाय वो उनकी शिकायत में जाते हैं और ऐसे अपराधियों के भी हौसले पस्त होते हैं इससे, और इन बच्चों को अपनी बात को कहने के लिए एक सार्थक और सफल स्थान और मंच मिलता है। कितनी महत्वपूर्ण बात कही है सर ने। आप भी इस साक्षात्कार से ये समझ पा रहे हैं कि जो बच्चियां ब्लाइंड हैं, जो देख नहीं सकते बच्चे, उनके साथ यदि कुछ अपराध होता है, यौन अपराध होता है, कोई भी तरह किसी भी तरह का अपराध, वो देख तो सकते नहीं कि अपराध किसने किया है, पर अगर वो पढ़ाई लिखाई करके उसके अपने साथ होने वाले अपराध के खिलाफ एक्शन तो ले सकते हैं। ये ब्रेल लिपि की खासियत है। और यही ब्रेल लिपि अगर हम भगवत गीता की बात कर रहे हैं और भी कई जो मानस ग्रंथ है यहाँ पर, वो ब्रेल लिपि में उपलब्ध है। सर के साथ बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। सर आपके साथ तो बहुत महत्वपूर्ण चीजें जुड़ गई हैं। सर एक अगर हम आपको देखें कि राजनीतिक व्यक्ति ना मानते हुए आप अपने आप को सामाजिक व्यक्ति ज्यादा मानते हैं, तो सर आपने तो राजनीतिक मंच पे भी काम किया है, सामाजिक क्षेत्र में भी आप काम कर रहे हैं, कॉम्बो चल रहा है आपके साथ, तो कैसे आप अपने आप को किस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा कंफर्टेबल और सक्षम मानते हैं? मैं ऐसा मानता हूं कि राजनीति भी समाज सेवा ही है और हम लोग तो संघ के स्वयंसेवक हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कारों से निकले हुए कार्यकर्ता हैं। मैं लंबे समय संघ का प्रचारक भी रहा हूं। तो मेरा मानना तो यह है कि जीवन में कोई भी काम करो वह सेवा के लिए ही होता है और राजनीति सबसे बड़ा माध्यम है। हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो पितृपुरुष जो प्रोदा हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उन्होंने भी राजनीति की जो सबसे उनकी मुख्य पुस्तक है या पूरा मैं कहूँ उनके जीवन का जो एक तत्व ज्ञान है, वो हम लोग समझते हैं कि एकात्म मानव दर्शन है। एकात्म मानव दर्शन
दर्शन के आधार पर समाज की सेवा करना, तो राजनीति तो माध्यम होता है, हमारा उद्देश्य तो समाज से सेवा है। अंतिम व्यक्ति के जो अंतिम पायदान पर खड़ा उस व्यक्ति की सेवा करना है, उस व्यक्ति के जीवन की जो कमियां हैं उनको पूरा करके और वह समाज जीवन में कंधे से कंधा मिलाकर समाज के साथ चल सके, यह काम है। मुझे लगता है अगर हम यह करते हैं तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो एकात्म मानव दर्शन में जो जीवन की सीख दी है और जिस विचार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस विचार को लेकर के सारी दुनिया में लेकर के जा रहे हैं, तो मुझे लगता है हम उनके सच्चे अनुयायी और सैनिक के रूप में तभी काम कर पाएंगे जो हमारी आत्मा में समाज सेवा हो। बिल्कुल सर, आप तो लेखक भी हैं सर, राष्ट्र ऋषि, और कई तरह की पुस्तकें आपने, भारत के अनमोल रत्न, ऐसे कई पुस्तकें भी सर ने लिखी है, लेखक भी हैं। इतनी सारी महत्वपूर्ण चीज़ें सर के साथ जुड़ी हुई हैं कि एक साक्षात्कार में उसको समा पाना बहुत मुश्किल है। और लेखक होने के साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी मध्य प्रदेश की राजनीति में, मध्य प्रदेश के बच्चों के जीवन को बचाने के लिए। सर, इस हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपको सुन रहे हैं? मैं फिर वही कहूँगा जैसे मैंने पहले शुरुआत में कहा था, हम सब लोग देखें कि हमारे जो टोटल पॉपुलेशन होता है उसका 41% पॉपुलेशन बच्चों की है, जिसको 0 से 18 वर्ष तक के बच्चे कहते हैं। हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, अगर हमने इस उम्र को हमने ठीक कर दिया तो पूरा देश सही दिशा में चलेगा। और अगर इनकी परिवरिश में, इनके संस्कारों में अगर कोई कमी छोड़ दी तो मुझे लगता है हम जीवन भर के लिए राष्ट्र के सामने एक विद्रोही नागरिक खड़ा कर देते हैं, जो कि ना तो अपने देश का भला कर सकता है, ना स्वयं का भला कर सकता है, ना अपने परिवार का भला कर सकता है, ना समाज का भला कर सकता है। इसलिए अगर हमने इस उम्र में बच्चों के लिए कोई चिंता कर ली, और मैं एक ही बात कहता हूँ कि अगर किसी को ये लगता है कि मैं अपने 2 बच्चों का जीवन संवार करके अच्छा उनको रख लूँगा, तो मैं मानता हूँ यह संभव नहीं है। जब तक समाज में सभी बच्चों को बराबर अवसर नहीं मिलेंगे, उनकी प्रतिभा के अनुसार उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, उनके अधिकारों का हनन नहीं होगा, तभी एक अच्छा समाज बनेगा। मैं एक रामधारी सिंह दिनकर की 2 पंक्तियां हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं मुझे। वो कहते हैं, जब तक न्याय नहीं होगा तब तक, जब तक भाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक, नहीं किसी को कम हो। अगर ये दोनों चीज़ें होती हैं तो मुझे लगता है ये समाज, जिस ऋषि परंपरा और मनीषी परंपरा का भारत देश है, जहाँ नर से नारायण बनने की प्रक्रिया में ये देश मानते हैं, देश का नागरिक हैं, जब ही होगा जब हम इन बच्चों के लिए काम करें, बच्चों की सेवा करें और उनको एक अच्छा और सच्चा नागरिक बनाने का काम करें। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि इन बच्चों के लिए बस यही प्रयास कीजिए कि हम एक संस्कारित तरीके से अपने बच्चों को बड़ा करें और उनमें एक संस्कार और राष्ट्रभक्ति की भावना से प्रेरित नागरिक बनाने के लिए काम करें। सर, बहुत बढ़िया संदेश है ये, और निश्चित रूप से ये हमारे दर्शक इसको अपनाएंगे। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए समय निकाला और इतनी महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आज की इस महत्वपूर्ण शख्सियत से हमने ये सीखा कि किस तरह से समाज में बच्चों के लिए काम करना है। ये सिर्फ सरकार का जिम्मा नहीं है, जैसे कि डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जो कि बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष भी रहे और निरंतर ब्लाइंड बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। आज भी ब्रेल लिपि के साथ दिन भर बच्चों के साथ ही उनका बीतता है। क्रिकेट एसोसिएशन जो ब्लाइंड बच्चों के लिए, उसमें भी उनका बहुत बड़ा योगदान है और निरंतर वे दूसरे राज्यों से जुड़े हुए हैं, देशों से जुड़े हुए हैं और निरंतर काम कर रहे हैं। गिनीज बुक है, लिम्का बुक है, सब जगह से उनको एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। तो ये हमारे भी जिम्मेदारी है कि जो छोटे बच्चे हैं, जो जिनको दिखाई नहीं देता है, उन बच्चों के साथ न्याय हो, क्योंकि वो बच्चे इतने कम उम्र में अबोध होते हैं कि उनको पता नहीं चलता है कि उनके साथ हो क्या रहा है। तो ये समाज के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि ऐसे छोटे बच्चों के साथ कैसे व्यवहार किया जाए। सिर्फ हमारे ही घर के बच्चे नहीं, वो बच्चे भी, उनका भी भविष्य देश का भविष्य है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, फिर किसी महत्वपूर्ण शख्सियत के साथ आपकी भेंट होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।